स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। मेरे भाई, आप सभी को संघर्ष से कभी भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि सक्सेस के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। अपने आप को सफल पाने के लिए, अपने आप को सफल दिखाने के लिए या फिर अपने को सफलता पाने के लिए हमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और ये स्ट्रगल नामक शब्द गाइस जो है ये अपने दिल के अंदर हमेशा बनाए रखना है, तभी आपको ये सक्सेसफुल नामक शब्द मिल सकता है। सो गाइस यहाँ पर लिखा भी गया कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सभी को बतानी है। मेरे भाई, जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, उस दिन आपसे सभी लोग यही करेंगे कि मेरे भाई आप ये पहले मुझे कुछ टिप्स बताओ कि हम कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करें। आप किस तरीके से पढ़ते थे, अपना टाइम टेबल बताइए, अपना रूटीन बताइए। मेरे भाई सभी यही कहेंगे, आप सभी जानते हैं ना कि जब आप सफल हो जाओगे तो हर कोई आपसे यही कहेगा कि कृपया आप अपने सक्सेसफुल की जो कहानी है या फिर जिस प्रकार से आपने मेहनत की है वो हमें बताएं, उस तरीके से हम भी आगे बढ़ें और मेहनत करें। मेरे भाई आप ये समझ लेना, जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, जो आज आपसे मुंह फेरते हैं वो दोबारा उसी दिन आपसे कहेंगे या फिर जो आपके बगल में वो कहेंगे कि हाँ मेरे चाचा का लड़का ये है, या फिर कहेंगे मेरे बड़े पापा का लड़का ये है। ठीक है मेरे भाई, समझते हैं ना। जो भी आपके गाइस रिश्तेदार हैं, जो भी गाइस कह रहे हैं ना, जो भी मित्र आपके हैं जो आपसे मुंह फेरते हैं, जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो हमेशा आपसे बात करना चाहेंगे। और फेसबुक या फिर गाइस कहा जाए तो इंस्टाग्राम पर आपसे मैसेज करेंगे, भाई अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर दो, उससे आपसे बातें करनी है। उसी दिन आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी ढूंढने लगेंगे मेरे भाई, समझ लेना। ठीक है, तो इसीलिए मेरे मित्र पूरा स्ट्रगल, पूरी ताकत लगा दीजिए इस बार एक सिलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए। वैसे तो गाइस मैं आपको केवल कह भी सकता हूँ, केवल मैं आप सभी को प्रेरित कर सकता हूँ आपकी सक्सेस के लिए, और मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। मेरे भाई आज हमारी जीके की क्लास नंबर 12 है। इसके पहले हमने 11 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी, क्रमानुसार आप देख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, वो हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है याद रखना, ये भी आप, सूर्य जो है मेरे मित्र ये एक प्रकार का तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय T1 18 सितंबर 2017 की फर्स्ट पाली में। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन याद रखना है मेरे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? मेरे भाई आपसे ये पूछा जा रहा है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। अगर आप सूर्य से संबंधित, सूर्य के गाइस बढ़ते हुए क्रम में आपने ग्रहों को याद किया होगा तो आप समझते होंगे। जैसे मान लो ये आपका सूर्य है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सूर्य के सबसे नज़दीक आपका आता है बुध, फिर शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर आता है मेरे भाई मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण, और फिर वरुण। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वरुण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपसे सबसे नज़दीक कहा जाता है तो मेरे भाई सूर्य के सबसे नज़दीक हो जाएगा बुध ग्रह, जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा। ठीक है मित्र, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपका गाइस एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। देखो, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? वो है आपका हाइड्रोजन। तो मेरे भाई हाइड्रोजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में मिलेगा। और दूसरे नंबर पर आता है मेरे भाई हीलियम। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है? हीलियम गैस आती है। और आप ये भी जानते हैं कि हीलियम गैस ही है जो कि वायुयान या फिर गैस कहा जाए तो
हमारे यहाँ जो बाइक होती है, साइकिल के टायर होते हैं, फिर गाइस गुब्बारों में हीलियम गैस ही भरी जाती है। ओके भाई, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, तो आप सभी प्यारे भाई बहन की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मेरे भाई, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर लाइक करने से आपके अकाउंट से 500 या 1000 हमारे खाते में आ जाते ना, तो मैं खुद नहीं कहता कि आप क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई। अगर आपको भी लगता है कि खाते से आपके पैसे हमारे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे चले आएँगे हमारे खाते में, तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका पैसा खर्च बिल्कुल भी ना हो मेरे भाई। वैसे मैं आपके लिए फ्री में मेहनत करता हूँ, है ना? तो अच्छी लग रही है मेहनत, अगर दिख रही है आपको हमारी, तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से पहले लाइक कर दो, फिर आगे क्लास में बढ़ा जाए। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी मेरे मित्र, याद रखना किसने देखी सबसे पहले, तो वो देखे थी गैलीलियो ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में पूछा गया है मेरे मित्र, आपसे पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। मेरे भाई, चार ऑप्शन आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। इन चार ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में मतलब जो कौन सा ऑप्शन है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। मेरे भाई, आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह जो है ये सौर परिवार से संबंधित है, बट यहाँ पर निहारिका जो है मेरे भाई ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये आपका आकाशगंगीय हो जाएगा। और आप ये भी याद रखना मेरे मित्र, आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है, मेरे भाई याद रखना, अगर आपसे ये कहा जाता है कि सौर मंडल का जनक जो है ये किसे माना जाता है, तो मेरे भाई याद रखना, सौर मंडल का जनक निहारिका को ही माना जाता है, ठीक है। मैंने सोलर सिस्टम से एक वीडियो बहुत दिन पहले, लगभग 8-9 महीने पहले मैंने अपलोड की थी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई थी। आपने नहीं देखा तो देख लेना, टेलीग्राम पर लिंक उसकी मैंने दे दी है, आप देख लेना। ओके भाई, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है। देखो, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑक्सीजन जो है ये मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, नेक्स्ट आपके सामने एंजाइम होते हैं। आपको ये बताना है कि एंजाइम जो है ये क्या होते हैं। भाई आप देख सकते हो, ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फिर मोल्ड्स या फिर जिन्हें आप कहते हो फफूंद। मेरे भाई याद रखना, एंजाइम जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम जो है मेरे भाई यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और एंजाइम की खोज किसने की थी अगर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये की थी जर्मन वैज्ञानिक। किसने? जर्मन वैज्ञानिक कोहने। किसने की थी? कोहने ने। जर्मन वैज्ञानिक कोहने नाम था, इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी, सॉरी एंजाइम की खोज की थी, जो कि एक प्रोटीन ही होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। आज गाइस आपकी 9 बजे, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा, 9 बजे आपके टेलीग्राम पर हिंदी की क्यूज होगी। आप टेलीग्राम पर आकर के क्यूज को अटेंड किया करें, ठीक है गाइस। आपकी 3-4 दिन से लगभग मतलब परसों से मैं क्यूज करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ। इसके पहले क्यूज स्पॉट पे प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बहुत मेहनत की तब उसे मैं सॉल्व कर पाया हूँ।
और गाइस फिर से आपकी क्यूज स्टार्ट कर दी गई है। आप टेलीग्राम पर जाकर के क्यूज को अटेंड कर लिया करें। टेलीग्राम पर क्यूज अटेंड करने से गाइस आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका प्रैक्टिस जो है ये बिल्कुल गाइस और भी मजबूत होता चला जाता है ना। देखो, दूध में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो वो है मेरे भाई जल। याद रखना गाइस, जो गाय का दूध होता है, उसमें 87.6% जल होता है। लेकिन मेरे भाई जो माँ का दूध होता है उसमें 88% जल होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट है कि मुख से निकली लार जो है ये पाचन करती है किसका। मेरे भाई जो मुख से आपके लार निकलती है ना, वो किसका पाचन करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसकी शुद्ध वर्तनी देख लेना मेरे भाई, लार है। ठीक है, और इसको मतलब कहा जाए तो लोग बोलते हैं राल, है ना, राल तो बोलते हैं ना, कहते हैं कि राल टपकने लगी ना, मेरे भाई लार कहा जाता है। ओके, इसकी शुद्ध वर्तनी भी आप याद रखना, लार कहा जाता है। मेरे भाई देखो, मुख से जो आपकी लार निकलती है यह मंड का या फिर स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, मंड का या फिर स्टार्च का पाचन करती है। और मेरे भाई आप ये भी याद रखना कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड या स्टार्च को पचाने के काम आता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। बस वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी मैंने आप सबको बताया, ध्यान दिया होगा आपने, तो अच्छे से बता सकते हो। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी मित्र क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें कुछ भी कंजूसी नहीं करने का मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। देखो, टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये लार में पाया जाता है, अभी आपको मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। वैसे तो इजी क्वेश्चन है पूछने की गाइस, इसकी उम्मीद नहीं है, बट देख लेना, कोई रिएक्शन नहीं करेगा कि अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हो तो आपका रिएक्शन कर जाएगा। मेरे भाई देखो, भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं ना। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि राज्यपाल को शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे कि राज्यपाल को शपथ जो है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है। मेरे भाई याद रखना, राज्यपाल को शपथ जो है ये किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ये भारतीय संविधान के 159 आर्टिकल या फिर 159 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तहत, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है मेरे भाई, उनके द्वारा राज्यपाल को उनके पद राज्यपाल की शपथ जो है ये दिलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 159 के तहत। याद रखना मेरे भाई, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है। जो राज्य की विधानसभा है ये बनाई या फिर इसका विनाश जो है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगभग सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई बहन। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद या फिर समाप्त या बनाई जा सकती है। अनुच्छेद 169 या फिर गाइस कहा जाए तो 169 के अंतर्गत, अनुच्छेद 169 के तहत या अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाया या समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। मेरे भाई आपसे पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है मेरे भाई कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, अगर आपसे ये कहा जाता कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तब आप कहते 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, इसमें 8 अनुसूचियों में गाइस 4 अनुसूचियां जो हैं ये नवीन अनुसूचियां समाविष्ट की गई हैं। और वो 4 कौन कौन सी हैं, तो वो हो जाएंगी गाइस आपकी 9 और 10 और 11 और 12।
9 नंबर जो अनुसूची है वह है आपका संपत्ति अधिग्रहण। 10 नंबर अनुसूची है आपका दल बदल। 11 नंबर अनुसूची है आपका पंचायती राज्य और 12 नंबर अनुसूची है मेरे भाई वो है आपका नगरीय निकाय। तो कुल मिलाकर के भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। पहले मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती थी? तो 8 अनुसूचियां होती थी, लेकिन 4 अनुसूचियां नवीन अनुसूचियां समाविष्ट की गई हैं। नेक्स्ट आपके सामने कि कौन सी मंदे या फिर कौन सी शरारतें जो गाइस यहाँ पर शर्तें हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो राज्य सूची के अंतर्गत और केंद्र सूची यानी कि गाइस राज्य और केंद्र दोनों के अधीन चलता हो उन्हें कहा जाता है समवर्ती सूची, उनके अंतर्गत रखी जाती है। तो मेरे भाई मजदूरी संघ या फिर कहा जाए मेरे भाई जो मजदूरी संघ है और व्यापार संघ है, ये दोनों मजदूरी संघ या मजदूर संघ और व्यापार संघ ये दोनों के दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की दृष्टि से समझना और गाइस आप इसे अच्छे से देख लेना, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना। रखने से मतलब नहीं है यानी दिमाग में कर लेना, मतलब फिट कर लेना। ये नहीं कि बाएं कान से सुनो दाएं कान से निकाल दो। अरे भैया दाएं कान से सुनो बाएं कान से निकाल दो, इसमें क्या बड़ी बात है? चाहे दाएं से सुनो चाहे बाएं से सुनो, सुनना तो दोनों कान से है ना। आप सुनते होंगे दोनों कान से, दाएं बाएं का मतलब नहीं है, लेकिन सुनो तो अपने दिमाग के अंदर ही रखो, बाहर मत निकालो मेरे भाई, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चंस को देखो अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो गाइस, पढ़ो तो उसको अच्छे से पढ़ो और ना पढ़ो तो ना पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। अगर आप ऐसे मोबाइल ऐसे खोल करके देख रहे हो, हाँ निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया, फिर आप इसका आंसर देख लेते हो फिर आगे बढ़ जाती हो। मेरे भैया ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। आंसर देख लो, देखने के बाद उसे अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। बाद में दोबारा रिवाइज कर लो ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, वहाँ पर लॉक हो जाए, उसे हटाने की कोशिश की जाए फिर भी वो ना हटे, ठीक है। जो आपके अंदर की यानी कि जो दिमाग की डिक्शनरी है मेरे भाई, डिक्शनरी जो आपके दिमाग के अंदर की है उसको अच्छे से सिल करके रख लो, ठीक है। डिक्शनरी गाइस मोटी होती है ना डिक्शनरी, उसे धागे से सिल लो ताकि फटे ना, और उसमें अच्छे अच्छे अपने जो गाइस क्वेश्चंस हैं उसको अंदर समाविष्ट कर लो मेरे भाई, ओके। ताकि एग्जाम में आप अपने डिक्शनरी को जो है फटाफट पलटते रहो और आंसर को टिक करते रहो, ऑपरेशन करते चले जाओ, फिर बाद में अपने सक्सेस की कहानी सभी को बताना। चलिए, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई। याद रखना, सबसे पहले पंचायती राज्य अपनाया गया था वो अपनाया गया था राजस्थान राज्य के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? तो राजस्थान राज्य के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो है वह कौन तय करता है? आप सभी जानते हैं नाभिक के बाहर वो जो गाइस घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो गति करने की गाइस गति होती है वो इलेक्ट्रॉन का चक्कर कहलाता है ना। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी के आधार पर हम किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को तय करते हैं। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो भी मेरे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रसोई की गैस एक मिश्रण है किसका? रसोई की गैस आपकी कौन सी गैस होती है? एलपीजी, यानी कि गैस होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और उसमें गैस मिश्रण होता है किसका? तो वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। मेरे भाई ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जो रसोई की गैस होती है। गैस याद रखना, इस ब्यूटेन या फिर प्रोपेन में मेरे भाई ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई गंध होती है, इसीलिए गैस इसमें रंगीन और गंधहीन ये होती हैं गैसें। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये रंग नहीं होता, गंध नहीं होता, तब आखिर जब गैस लीकेज होती है तो मुझे उसकी गंध कैसी आती है? मेरे भाई उसमें गंध मिलाई जाती है ताकि लीकेज होने पर मुझे पता चल सके कि कहीं पर गैस लीक हो रही है, इसीलिए गैस इसको मिलाया जाता है ताकि मुझे पता चल सके, ओके। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बारूद का आविष्कार किया था, इसका आंसर आप सभी बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर कहा जाए गाइस मुख्य रूप से या मूल रूप से, तो बारूद के आविष्कार का गाइस
पता नहीं है कि किसने आविष्कार किया था, मूल रूप से कुछ पता नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गाइस चीनी आए थे यहाँ पर, ठीक है, उनके द्वारा गाइस एक रोजर बेकन थे, चीनी में एक रोजर बेकन थे, उन्होंने अपने लेख में बारूद का गाइस मतलब वर्णन किया है, किसने? रोजर बेकन ने, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि बारूद का आविष्कार जो है ये रोजर बेकन ने किया होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे रोजर बेकन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेडियोधर्मिता की खोज जो है ये किसने की थी? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वे एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। मेहनत करते हैं आपके लिए, जी जान लगाते हैं आपके लिए, पूरी ताकत झोंकते हैं आपके लिए। आप सबकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य बनता है, आप सभी का फ़र्ज़ बनता है। आप तो इतने समझदार हैं कि आप अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की मेरे भाई? हेनरी बेकेरल के द्वारा की गई। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकेरल। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बैटरी में हम किस एसिड का प्रयोग करते हैं या फिर किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। याद रखना मेरे भाई, जो बैटरी का आविष्कार है या फिर कहा जाए जो गाइस बैटरी का इन्वेंशन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गाइस अलेसांड्रो वोल्टा के द्वारा। किसके द्वारा? आज ही गाइस मैंने आप सबको बताया है, ठीक है, अलेसेंड्रा वोल्टा के द्वारा किया गया था बैटरी का आविष्कार। और मेरे भाई याद रखना यहाँ पर बैटरी जो है इसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया था, आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगला है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब मेरे भाई ये भी आप याद रखना, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ये था मुअज्जम। कौन था? मुअज्जम था। और इन मुअज्जम को गाइस याद रखना, मुअज्जम को शाह ए खबर, शाह ए बेखबर, ठीक है, शाह ए बेखबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो गाइस कुछ इनके सबके ऐसे उटपटांग नाम भी होते थे कि अच्छे से समझ में ना आए, है ना। शाह ए बेखबर भी कहा जाता था मुअज्जम को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। भैया अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? मेरे भैया समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है। देखो अगर कहा जाए कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज, तो अगर कहा जाए मेरे भाई तो अंग्रेजी जहाज जो था वह कौन था? हेक्टर था, ठीक है, कौन था? हेक्टर था। और ये किसके नेतृत्व में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था हेक्टर, ठीक है। कब आया था अगर आपसे ये पूछा जाता है तो 1608 में आया था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हेक्टर आया था भैया, तो हेक्टर तो ऑप्शन में दिया नहीं गया। मेरे मित्र, जब हेक्टर ऑप्शन में ना दिया जाएगा तो आप याद रखना उसी हेक्टर में, उसी जहाज के बेड़े में एक रेड ड्रैगन नामक गाइस जहाज भी शामिल था। कौन सा जहाज शामिल था? रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था। तो कहने का मतलब है अगर हेक्टर ऑप्शन में दे दिया जाएगा तब आप हेक्टर को लॉक करेंगे, और अगर हेक्टर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तब आप कहेंगे रेड ड्रैगन नामक जहाज आया था, ठीक है मेरे भाई। और ये भी आप याद रखना कि हॉकिंस ही मेरे भाई वह प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर पहले कदम रखे थे। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस वो पहले अंग्रेजी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की भूमि पर पहला कदम रखा था। और आप ये भी याद रखना कि जो ये गाइस रेड ड्रैगन है या फिर कहा जाए जो हेक्टर नामक जहाज है, ये सबसे पहले कहाँ आया था या कहाँ पर किस बंदरगाह पर उतरा था? तो सूरत के बंदरगाह पर उतरा था मेरे भाई। आपसे ये पूछा जा सकता है, मैंने अच्छे से यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है मेरे भाई। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताओ। मेरे भाई ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखो वहाँ पर जो राजा थे उन्होंने तो इसका स्वागत किया था, लेकिन जो वहाँ के गाइस स्थानीय निवासी थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था।
तो जो गाइस पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पर पहुंचा, उस गाइस उसका जो भव्य स्वागत है ये कौन से भारतीय राजा किए थे? जमोरिन ने किए थे। ठीक है, बिल्कुल हमें हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक बुक नहीं थे। अब बताओ स्वागत करने की क्या जरूरत थी? लेकिन हमारे यहाँ अतिथि देवो भव माना जाता है ना, इसीलिए स्वागत किए थे। हाँ, हो सकता है इसीलिए किए होंगे। देखो भैया जमोरिन ने, ठीक है, जमोरिन ने गाइस इनका स्वागत किया था। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मित्र, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस इस समय नहीं चल रही हैं तो इसको इग्नोर कर रहे हैं। रीजनिंग आपकी 10 बजे, मैथ आपकी गाइस कभी भी हो सकती है। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं क्लासेस आपकी होती हैं लेकिन कभी कभी गाइस टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो पाती हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है गाइस, गवर्नमेंट सर्विस है तो आपको पता है कि थोड़ा हमारी टाइम बहुत ही कम है ना, ड्यूटी भी होती है। और देख लो गाइस हिंदी आपकी 7 बजे कंफर्म होती है, 7 बजे आपकी हिंदी तो डेली होती है। जीके आपका 7:30 बजे कंफर्म रहता है। साइंस भी आपका 8 बजे कंफर्म रहता है। इसके अलावा यूपी जीके भी आपका स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं। यूपी जीके की जो क्लास होती है आपकी ये 2 बजे होती है, ठीक है। तो 2 बजे आप सभी बेहतर यूपी जीके की क्लास को भी देखा करें। गाइस आप सभी को बता दें इसके अलावा अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं तो किसी भी समय होती है, आपको हमारे चैनल पर वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके बाद में बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो मेरे भाई अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दो और हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में, बेहतरीन वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पूरी जी जान लगा देना है मेरे भाई। कहते हैं ना